हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट 2026 की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लेट सी डिनोट द कैंटर सेट एंड एफ फ्रॉम 0 1 to R। हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। 0 1 हमारी डोमेन है, क्लोज इंटरवल, और हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैंटर सेट क्या होता है? कैंटर सेट के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी हमने सीखी। सबसे पहले जो फेमस हमारे प्रेजेंटेशन आती है कैंटर सेट की, वो टर्नरी से आती है। मतलब क्या करते हैं हम, 0 1 जो हमारा इंटरवल है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं और बीच वाला हटा देते हैं। यहाँ 0 है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी 1/3 और 2/3। ठीक है, और क्या करते हैं, बीच वाला हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगेन हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे एंड बीच वाला हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, देन अगेन हम इसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे और बीच वाला रिमूव कर देंगे। फिर इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे और अगेन बीच वाला रिमूव कर देंगे। ऐसे करते हुए हम अपनी जो ऐसे करते हुए हम चलते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट्स आते हैं। ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं, कैंटर सेट बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली टर्नरी रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब 0 और 2 हमारे क्या होते हैं, 0 और 2 आता है ऊपर, और नीचे हमारा 3n आता है और समेशन में आता है। ठीक है, ऐसे करके हमारे जो एलिमेंट्स हैं कैंटर सेट के, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। आप ये पढ़े होंगे पहले। कैंटर सेट की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी है कि एक तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा है कि मेजर ऑफ कैंटर सेट क्या होता है। कैंटर सेट का अगर हम मेजर निकालेंगे तो वो क्या होता है, 0 होता है। लेबेग मेजर की अगर हम बात करें, इसका मेजर क्या होता है, 0 होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा है कि ये परफेक्ट सेट होता है। परफेक्ट सेट होता है यानी कि इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है, यानी इसका जो डिराइव सेट होगा कैंटर सेट का, वो भी यही होता है। सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। इसका कैंटर सेट का डिराइव सेट यानी सी डैश क्या होता है, सी होता है। चौथा हम क्या बोल सकते हैं कि नोवेयर डेंस होता है। नोवेयर डेंस होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके जो क्लोजर है उसका इंटीरियर है वो क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। क्लोजर, इसका क्लोजर क्या आएगा, क्लोजर क्या होता है, सी यूनियन सी का डिराइव सेट। सी और सी का डिराइव सेट तो सी ही है, मतलब सी का क्लोजर। कैंटर सेट मैंने क्या बोला, पॉइंट्स हैं। ये जो हमारे एंड पॉइंट्स आएंगे ना, हम इसको और छोटा 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 करते जाएंगे, जो एंड पॉइंट्स बनेंगे ये हमारे कैंटर सेट में जाते हैं। तो अ, जब हम पॉइंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो इंटीरियर कुछ बनेगा क्या, इंटीरियर नहीं बनेगा। इंटीरियर इसका क्या होता है, एम्प्टी सेट बनता है। क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे फिर हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस उस हिसाब से डिसाइड करके। क्लियर है, तो ये कुछ चार प्रॉपर्टीज हमें कैंटर सेट के बारे में पता है। यहाँ पर हमें बोला है कि जो फंक्शन है वो कैंटर सेट पर कैसे डिफाइंड है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू कैंटर सेट x⁻2026 ऐसे डिफाइन किया है। उसके बाद फॉर एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0, 1/2 माइनस कैंटर सेट के अलावा 0 से 1/2 पॉइंट पर इसको ऐसे डिफाइन किया है, और 1/2 से 1 पॉइंट इंटरवल पर कैंटर सेट के अलावा पॉइंट्स पर इसको साइन पाई एक्स से डिफाइन किया गया है। हमें निकालना है कि लेबेग इंटीग्रल निकालिए एफ ऑफ एक्स का, कौन से इंटरवल पर, 0, 1 पर। ठीक है, तो हमें निकालना है इंटीग्रल 0, 1, ठीक है, किसका, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल निकाल ले हम काउंटर सेट पर एफ ऑफ एक्स डी लैम्डा, प्लस इंटीग्रल निकाले हम 0, 1 माइनस कैंटर सेट पर। ठीक है, अच्छा ये भी कैंटर सेट सारा जो हमने देखा कि 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है तो बाउंडेड हो गया। ठीक है, ओके, क्लोज भी हो गया, कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट।
ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि जब हम कैंटर सेट पर जब इस इंटीग्रल करेंगे इस फंक्शन का, तो क्या वैल्यू ले रहा है फंक्शन हमारा, एक्स रेज टू पावर 2026। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी है, 0 से 1/2 अलग दी है और 1/2 से 1 अलग दी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 से 1/2 माइनस सी अलग हो जाएगा और हमारा 1/2 से 1 अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिया है कोस पाई एक्स डी लैम्डा और यहाँ पर हमें दिया है साइन पाई एक्स डी लैम्डा। ठीक है, तो जब हम कैंटर सेट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम इंटीग्रल कर रहे हैं, तो हमें क्या पता है कि जो कैंटर सेट है उसका मेजर क्या होता है, 0 होता है, तो उस वजह से ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रल 0 से 1/2 कोस पाई एक्स डी, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 से 1 साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये किस क्या हो जाएगा, कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन पाई एक्स और पाई एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स हमारी 0 से 1/2 प्लस साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस पाई एक्स और कोस पाई एक्स में पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सही लिखा है मैंने, और लिमिट हमारी है 1/2 से 1। तो वैल्यूज रखते हैं, साइन पाई/2 क्या होता है, 1 होता है, तो 1/पाई हो जाएगा माइनस साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा कोस पाई, कोस पाई क्या होता है, -1 होता है और आगे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 1/पाई हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। कोस पाई/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/पाई प्लस 1/पाई यानी कि 2/पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, यहाँ पर हमारा क्या यूज हो रहा था कि जो कैंटर सेट है उसका जो मेजर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ये हम इसको छोटा 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 करते जा रहे हैं इंटरवल्स का। ठीक है, तो कैंटर सेट का मेजर कैसे निकालेंगे हम, 0 1 का मेजर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इंटरवल का जो मेजर होता है क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बी माइनस ही होता है, 1 - 0 हो जाएगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल हो जाता है। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स जो बचेंगे। ठीक है, तो इनका समेशन करेंगे तो वो भी क्या आता है हमारा, 1 ही आता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा मेजर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है कैंटर सेट का। ये हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यूज हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है कि लेट एफ फंक्शन हमें बोला है फ्रॉम R2 से R2 डिफाइंड एज एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स कोस वाई कॉमा ई रेज टू पावर एक्स साइन वाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। R2 से R2 हमने डिफाइन किया है, ठीक बात है। क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0,0 की इमेज क्या आएगी इसके अंदर, ई रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगी। ठीक है, किसकी, वैल्यू ऑफ 0,0। अब मुझे बताइए वैल्यू ऑफ 0,2 पाई क्या आएगी, ई रेज टू पावर 0 1 ई रेज टू पावर 0 1 कोस 2 पाई क्या होता है, कोस 2 पाई हो जाता है 1 और साइन 2 पाई हो जाता है 0। तो 0 0 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R2 में बिलोंग कर रहा है, उसकी इमेज क्या आ रही है, 1,0 आ रही है। 0,2 पाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, R2 में बिलोंग कर रहा है, इसकी इमेज क्या आ रही है, 1,0 आ रही है। दो एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, 1,0। तो क्या ये 1 1 है, नहीं। F इज 1 1, नहीं, F 1 1 नहीं है। अगर F 1 1 नहीं है पूरे R2 पर,
तो क्या ये इन्वर्टिबल हो सकता है आर टू पर? नहीं, इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए पूरे आर टू पर क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। ये वन वन की कंडीशन को फेल कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैकोबियन की। जैकोबियन कैसे निकालेंगे? तो एफ ऑफ एक्स वाई हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई हमें ये दे दिया, एफ वन फंक्शन है हमारा बेस्ड ऑन एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, और एफ टू फंक्शन है जो एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे? एफ वन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एफ वन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ वन का डेरिवेटिव, एफ टू का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एफ टू का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सेम रखेंगे एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हम फंक्शन सेम रखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, अगर हम अब f1 का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होगा, कोस y हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। नेक्स्ट f1 का डेरिवेटिव यानी e रेज टू पावर x कोस y का डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो e रेज टू पावर x एज इट इज रहेगा, और कोस y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y। क्लियर है? नेक्स्ट f2 हमारा क्या है, e रेज टू पावर x साइन y, इसका डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर x साइन y ही आ जाएगा। अब f2 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आ जाएगा e रेज टू पावर x कोस। ठीक है, तो जैकोबियन क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट होता है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x कोस स्क्वायर y प्लस e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर y। e रेज टू पावर x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर x। तो हमारा जैकोबियन क्या आ रहा है, e रेज टू पावर x आ रहा है फॉर x और y हम आर्बिट्रेरी लें तो। ठीक है, जैकोबियन ऑफ f1 एंड f2 आर्बिट्रेरी एक्स वाई के लिए हमारा क्या आ रहा है, e रेज टू पावर x आ रहा है। अब x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, रियल नंबर से आ रही है, e रेज टू पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है। क्या कभी भी जीरो होता है? नहीं होता है। क्या कभी भी नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो जैकोबियन हमेशा क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा फॉर एनी वैल्यू। आप R2 से कोई भी x, y ले लीजिए। तो ये हमें बोल रहा है कि ये नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा, जैकोबियन हमारा नेगेटिव नहीं आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा ट्रू हो जाएगा, एफ जो है वो लोकली इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन थ्योरम होती है। क्या होती है, इनवर्स फंक्शन थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, और जैकोबियन या बात कर लें या फिर आप बात कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, हम जैकोबियन की बात करते हैं। जैकोबियन अगर हमारा नॉन जीरो आ रहा है फॉर अस पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर ए कॉमा बी, देन हम क्या बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी पॉइंट का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। देखो, जब हमारा जैकोबियन है वो नॉन जीरो हो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर ए कॉमा बी, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ए कॉमा बी का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, जिसमें हमारा जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम फर्दर 1 1 हो जाएगा तो इसका जो इमेज है उससे हम ऑन टू नेस भी ला सकते हैं, अगर हम उसकी इमेज पर ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक इन्वर्टिबल मैप एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, जो f है वो लोकली इन्वर्टिबल होगा। हमने क्या बोला, सिर्फ a कॉमा बी का एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा, और उस नेबरहुड में 1 1नेस हमारे पास आएगी। ठीक है, क्योंकि जब हमने देखा यहाँ पर, अगर हम पूरे R2 की बात करें तो वहां पे तो 1 1 है नहीं, लेकिन जिस पॉइंट पर जैकोबियन नॉन जीरो है, यहाँ पर हमने देखा कि सारे पॉइंट्स पर जैकोबियन नॉन जीरो है, तो हर एक पॉइंट के लिए उसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट उसमें वो हमारा फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, तो इसकी इमेज देखेंगे, उससे फिर हम यहाँ पर उसकी इमेज डिफाइन करके हम यहाँ से इन्वर्टिबल मैप बना सकते हैं। तो लोकली इन्वर्टिबल होगा,
लोकल स्केल पर बात करें, एक पॉइंट के एक नेबरहुड में हम बात करें। ठीक है, क्लियर है? इनवर्स फंक्शन थ्योरम आप अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, ये कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार दोबारा से। यहाँ पर ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स है, तो यहाँ पर 2x आएगा। माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर भी 2x आएगा, लेकिन हमारे कंक्लूजन में डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ई रेस टू पावर 2x भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट आई बी द इंटीग्रल डिफाइंड एज फॉलोज। इंटीग्रल हमने इस तरह डिफाइन किया है, आई क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है 0 से 1, देन इंटीग्रेशन हमारा कर रहा है 0 से √y dx dy। पहले dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, फिर dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। नेक्स्ट इसमें प्लस में क्या किया है हमने, ऐसे ही dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, देन dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। बोल रहा है इफ द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन इज चेंज्ड, अगर हमने ये जो इंटीग्रेशन किया है कि पहले dx और फिर dy के रिस्पेक्ट में, इसको अगर हम चेंज कर दें, मतलब पहले हम dy के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, देन हम dx के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, देन इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्टली इसी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम इस इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिया है, और यहाँ पर हम 1 dx अगर लेकर चले, 1 dx का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से √y है dy। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये √y dy हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि जो फंक्शन √y है उसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 0 से 1 पर। तो जो अगर फंक्शन √xy, मान लीजिए √x इज इक्वल्स टू √y, यानी x² इज इक्वल्स टू y हमारे पास फंक्शन, ये क्या है, एक पैराबोला है। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा करके एक पैराबोला बनेगा। क्लियर बात है? ठीक है, डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब वाई की लिमिट्स हमें दी हैं 0 to 1, तो मतलब यहाँ 0 से लेकर 1 तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये ये हमारा जो है ये इस इंटीग्रेशन से निकल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट वाला एनालाइज करते हैं। दूसरे वाला क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है 1 to 2, इंटीग्रेशन है 1 to 2, इंटीग्रेशन √y-1 1 dx dy। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 dx लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x, लिमिट आ जाएगी √y-1 से 1 dy इंटीग्रेशन 1 to 2, यानी ये क्या आ गया, 1 माइनस √y-1 dy 1 to 2, यानी कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 1। एक मिनट, ओके है। इस 1 में से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, इस 1 में से मैं माइनस कर रही हूँ √y √y-1, तो इसको अगर मैं x के इक्वल रखूं तो ये हो जाएगा y-1 इज इक्वल्स टू x²। तो ये भी एक पैराबोला है, इस पैराबोला को हमने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये 1 पर क्या वैल्यू ले रहा है, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगी, y की वैल्यू 0 नहीं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये इसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर है। और फिर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमारा पैराबोला बनेगा। ठीक बात है, और ये क्या कर रहा है, ये 1 to 2, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, 1 to 2 x इज इक्वल्स टू 1 में से ये वाला जो ग्राफ है
इसको माइनस कर रहा है, तो मतलब ये वाला एरिया है, ये निकाल रहा है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो हमारा जो एरिया इन कंसिडरेशन है वो ये वाला हो गया। बेसिकली हमें इस एरिया, ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि पहले मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूं एंड देन मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूं। तो मतलब इसमें जो हमने देखा कि इसमें यहाँ पर सब जगह क्या बना रखी थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बना रखी हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वर्टिकल जब स्ट्रिप्स बनाएंगे हम ऐसे करके, ठीक है, तो x की लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से 1 तक जाएगी। ठीक है, 0 से 1 x की लिमिट जा रही है। ठीक है, और क्या करना है, ये जो है हमारा, इस का इसमें से हमें ये जो है ये माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। हमें इन दोनों के बीच का चाहिए, तो इसके में से मतलब इस वाले में से मुझे ये वाला जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या थी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन, और इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। अब मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हूँ, x की मैंने लिमिट रखी है, तो यहाँ पर मैं किसकी वैल्यू रखूंगी, y की वैल्यू रखूंगी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई आ रहा है ऊपर वाले ग्राफ का, और नीचे वाले के लिए अगर मैं देखूँ तो y आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला जो ग्राफ है उसमें से एक्स स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपर लिमिट मेरी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर आ जाएगी डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 1। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अपर लिमिट लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी अगर मैं इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करूँ, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। ये जो इंटीग्रेशन है वो कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें मैं इसको मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि सच दैट y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करूँ, x के रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन करूँ। x जिसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं उसकी लिमिट्स जो होती है वो वेरिएबल होती हैं, और उसकी जो लिमिट्स होंगी वो इन द टर्म्स होंगी जो आप बाहर रखोगे, उसकी उस वेरिएबल की टर्म्स में होंगी जो लिमिट्स होंगी, और जो वेरिएबल बाहर रखोगे उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होंगी। ठीक है, ये इस तरह मैंने इसको डील किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है कि लेट जेड एन कॉमा प्लस बी अ ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन। तो ये क्या होता है, इसमें जीरो से हम शुरू करते हैं, वन टू अप टू एन माइनस वन तक हम जाते हैं। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप होगा। ठीक है, लेट जी हमने डिफाइन किया है, Z30 क्रॉस Z12 बी द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z30 एंड Z12। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम पेयर में रखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर होगा, पहला एलिमेंट Z30 से, दूसरा एलिमेंट Z12 से। ठीक है, अच्छा, जब हम जी की बात करेंगे तो Z30 में कितने एलिमेंट होंगे, हमने देखा 0 से लेकर n-1 से, मतलब 0 से लेकर 29 तक कितने एलिमेंट हो गए, 30 एलिमेंट हो गए। Z12 में कितने एलिमेंट्स हो गए, Z12 में 12 एलिमेंट्स हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, मतलब इनका एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें पता है कि उसमें कितने एलिमेंट आते हैं, दोनों जो सेट्स हैं उनके जो कार्टेशियन उनकी जो कार्डिनैलिटी है उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी 30 है, इसकी कार्डिनैलिटी 12 है, दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जी की जो कार्डिनैलिटी है वो क्या आ जाएगी, 30 × 12, यानी हमारे पास 12 3 36 360 एलिमेंट जाएंगे जी में। ठीक है, बनेंगे जी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जी है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या हो सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि Z30 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। हाँ जी है।
ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? वैसे अगर ये Z30 है, इसमें 30 एलिमेंट है, इसका जो ऑर्डर है इस ग्रुप का वो 30 है, तो इसके जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? इस 30 को डिवाइड करेगा। और ये साइक्लिक है, तो उस हर एक जो इसका फैक्टर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनका ऑर्डर वो होगा। जैसे 2 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 कर रहा है, 7 नहीं कर रहा है, 10 कर रहा है। देन हमारे पास 30 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे 30 Z30 में इन ऑर्डर के हमें एलिमेंट मिलेंगे। Z12 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 1 ऑर्डर का मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा, 6 का मिल जाएगा, 12 का मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बच गया, 15 का भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या बात करते हैं कि जब हम ऐसे एलिमेंट बनाएंगे A, B, जो A है वो हमारा Z30 से आएगा और B जो है वो हमारा Z12 से आएगा। तो ये जो नया एलिमेंट बनेगा इसका ऑर्डर क्या बनता है? इसका ऑर्डर बनता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B। ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा और बी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा उनका एलसीएम जो है वो हमारा A, B का क्या बनता है? ऑर्डर बनता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक बात है भाई, समझ गए। तो अब बताओ कि जो Z30 क्रॉस Z12 के एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है? तो अगर 2 2 हुआ तो 2 पॉसिबल है, एलसीएम 2 आएगा। 3 3 वाला अगर इकट्ठा आ गया तो 3 भी पॉसिबल है, एलसीएम एलसीएम 3 आ जाएगा, मतलब 3 ऑर्डर भी पॉसिबल है Z30 क्रॉस Z12 में। देन अगर 5 और 3 हो गया तो 15 भी पॉसिबल है। 15, ठीक है। और क्या पॉसिबल है? 30 पॉसिबल है, 30 भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है? 15 और 6 आ गया अगर तो क्या पॉसिबल हो जाएगा? 30 है, ठीक है। 12 और 15 आ गया तो क्या 60 पॉसिबल है? 60 भी पॉसिबल है। ठीक है, ये वाला और ये वाला अगर 15 ऑर्डर का एलिमेंट रखूं मैं यहाँ पर और इसमें यहाँ पर मैं 12 ऑर्डर का एलिमेंट रखूं तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा? 15 और 12 का 60 आएगा। ठीक है। और कौन सा ऑर्डर का पॉसिबल है? 6 और 5 का 30 हो गया, 4 और 5 का 20, 20 ऑर्डर का भी पॉसिबल है। ठीक है। और बताइए, क्या 360 ऑर्डर का कोई एलिमेंट पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि किसी A, B का ऑर्डर 360 हो जाए? नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें सबसे बड़ा क्या है 30 और इसमें सबसे बड़ा है 12, अगर इन दोनों का भी अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, 360 हमारा एलसीएम नहीं बन रहा है। तो इसमें जो Z30 का डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने लिया है Z12 के साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसमें किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 360 नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट A, B जी में बिलोंग नहीं कर सकता जिसका जो ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर के बराबर है। तो मतलब इसका कोई जनरेटर नहीं है, तो मतलब जी साइक्लिक नहीं है। तो जी इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और बाकी हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है कि जेड एम डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड एन साइक्लिक तब बनता है जब जीसीडी ऑफ M, N जो है वो क्या हो? 1 हो। यहाँ पर हमारा जीसीडी ऑफ 30, 12 क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। ठीक है, तो डायरेक्टली ये रिजल्ट है। क्यों आया ये रिजल्ट? इसी वजह से बना है। ठीक है। अब बताइए कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 14, 7, 14, 7 जी में जाएगा? हाँ जाएगा, क्योंकि 14 जो है वो 30 का Z30 का एलिमेंट और 7 हमारा Z12 का एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? हमने बोला कि 14, 7 का ऑर्डर क्या बनेगा? 14 का जो ऑर्डर है और 7 का जो ऑर्डर है Z12 में, 14 का ऑर्डर है Z30 में, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताओ 14 का ऑर्डर क्या होगा इन Z30? कैसे निकालेंगे? ऑर्डर ऑफ 14 इन Z30 कैसे निकालेंगे? क्या होता है? के एन, यानी कि कितने एलिमेंट्स है? 30। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे किससे? जीसीडी ऑफ 14, 30 से।
14 और 30 का जीसीडी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ 14 क्या आ जाएगा, 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 7 निकाल लिए, ऑर्डर ऑफ 7 इन Z12 क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, क्योंकि जीसीडी ऑफ 7 एंड 12 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 14 का ऑर्डर हमारे पास 15 आया, 7 का ऑर्डर हमारे पास 12 आया। इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए। तो 15 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला कि ऑर्डर 98 है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें बोला ऑर्डर 60 है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 360। क्या जी में कोई एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 360 होगा। अगर जी में कोई एलिमेंट हो जाता जिसका ऑर्डर 360 है, तो वो जनरेटर बन जाता, वो एलिमेंट जनरेटर बन जाता, तो जी हमारा साइक्लिक हो जाता। लेकिन हमें पता है जी साइक्लिक है नहीं, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है, जी की कार्डिनैलिटी के बराबर है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें मेन क्या था कि दो साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास, उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक कब बनता है, जब उनका जो जीसीडी है एम और एन का वो क्या हो, 1 हो। ठीक है, सेकेंड हमने क्या देखा कि जब हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके जो एलिमेंट्स बनते हैं उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर हम निकालते हैं यूजिंग एलसीएम ऑफ द, हम एलसीएम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी का। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल 2 × 2 रियल मैट्रिसेस अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि सारे ऑप्शंस में हमें यही पूछा है कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है। ठीक है, तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, सबसे पहले तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या कहता है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का क्या मतलब है कि हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, या फिर बोल सकते हैं विद नो जीरो डिवाइजर्स, कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होनी चाहिए। जीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या है कि ए कॉमा बी अगर जीरो है, तो या तो ए जीरो होना चाहिए और बी जीरो होना चाहिए। ऐसा कोई हमारे पास नहीं होना चाहिए कि ए नॉन जीरो के लिए बी नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए भी हमारा जीरो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जीरो डिवाइजर कब बोलते हैं हम, ए को जीरो डिवाइजर कब बोलेंगे कि जब ए नॉन जीरो है और उसके रिस्पेक्ट में एक बी नॉन जीरो एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ए भी जीरो बन जाए, तो ए एक जीरो डिवाइजर हो जाएगा। ऐसे ही बी भी जीरो डिवाइजर हो जाएगा क्योंकि बी के लिए ए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं डोमेन है, डोमेन है तो उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ए बी अगर जीरो है तो उसमें से या तो ए जीरो होना चाहिए या बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक बात है। उसके बाद ये जो कंडीशन है कॉम्यूटेटिविटी होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। यहाँ पर हमें बोला है कि सेट ऑफ ऑल 2 × 2 रियल मैट्रिसेस है। अब बताओ क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, नहीं होती है। ए बी जो है वो, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है, तो ये तो डोमेन ही नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बी, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन अंडर यूजुअल फंक्शन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अच्छा, डोमेन की हमने बात करी, यूनिक फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि हर एक फंक्शन एफ की मैं फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ यूनिकली, यूनिक इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई इंटीजर मैंने लिया एन, तो मैं उसकी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकती हूँ P1 प्राइम्स की टर्म्स में। ठीक है, ऐसे ही यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट क्या, नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को मैं इरिड्यूसिबल फैक्टर्स में लिख सकती हूँ। ठीक है, और वो जो इरिड्यूसिबल फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे। ये नहीं कि मैंने एफ एक्स को F1 × F2 भी लिख दिया एंड देन F3 × F4 भी लिख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक ही फैक्टराइजेशन होगी, कोई और दूसरी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी।
ठीक है, F1 और F2 इरिड्यूसिबल, यहाँ पर F3 और F4 इरिड्यूसिबल। ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे कौन से पर, बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन हमें क्या दिया है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन की हम बात करें अंडर यूजुअल फंक्शन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, अच्छा, तो जीरो डिवाइजर्स तो नहीं होने चाहिए सबसे पहली बात। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ एफ ऑफ एक्स सच दैट रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पर वन है और एक्स लेस देन जीरो पर जीरो है। जी एक्स मैं डिफाइन कर रही हूँ सच दैट एक्स लेस देन जीरो पर हमारे पास माइनस वन है और एक्स ग्रेटर देन जीरो पर जीरो। ठीक है, एफ इंटू जी, हमने बोला है ना कि फंक्शन मल्टीप्लीकेशन, एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या आएगा, फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, फॉर एक्स लेस देन जीरो रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉन्टिन्यूस नहीं बोला, सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन बोला। ठीक है, ओके। तो एक्स लेस देन जीरो पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जीरो है, इंटू जी एक्स क्या है, माइनस वन है, तो ये जीरो ही हो गया, जीरो इंटू माइनस वन। ना एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, वन है, और जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों नॉन जीरो फंक्शंस हैं, नॉन जीरो फंक्शंस हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब ये क्या बन गए, जीरो डिवाइजर बन गए। ठीक है, लेकिन जीरो डिवाइजर तो नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स लिया है विद कोएफिशिएंट इन रियल्स अंडर यूजुअल पॉलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा, इसके बारे में बताइए। अब हमने लिया है सारे पॉलिनोमियल्स इकट्ठे कर लिए हैं रियल्स पर। ठीक है, और उसका हमने क्या लिया है, सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन करना है। तो हमें क्या पता है कि रियल अगर हमारा जो फील्ड है जहां से हमारे कोएफिशिएंट्स आ रही हैं वो अगर हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो हमारा आर एक्स भी एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बन जाता है। सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़ा कि अगर z एक इंटीग्रल डोमेन है तो जेड एक्स भी एक इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आर अगर एक इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी एक इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको फर्दर ले जा सकते हैं कि आर हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो आर एक्स भी एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो उस थ्योरम से हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस रिजल्ट से हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सेट ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस इन 0,1, तो एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, क्या ये रीमान इंटीग्रेबल है, हाँ, क्या ये रीमान इंटीग्रेबल, हाँ ये भी है। अंडर यूजुअल फंक्शन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, जीरो फंक्शन बन गया। तो अगेन हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन भी ढूंढ सकते हैं जीरो से वन का, अच्छा जीरो से वन बोला है तो इसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह मतलब इसी पैटर्न पर आप अलग से दो फंक्शन डिफाइन कर सकते हो 0,1 पर, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट करें हम तो वो क्या बन जाए, जीरो फंक्शन बन जाए। ठीक है, लेकिन वो दोनों फंक्शन इंटीग्रल डोमेन हो, नॉन जीरो हो, मतलब जीरो डिवाइजर यहाँ पर भी हमारे क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो ये डोमेन नहीं बनेगा, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि द सोल्यूशन y ऑफ x इज इक्वल टू y1x y2x। y ऑफ x में दो फंक्शंस हैं y1x और y2x। ठीक है, ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हमें ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है कि dy बाई डी एक्स हमें किसके बराबर दिया, -3 4 -2 3 बाय y ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन हमें दी है कि 1,2 है। तो हमें बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिकली वो हमें निकालना है। तो जब हमें ऐसे दिया होता है, ये हमें क्या दिया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दी है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं -3 4 -2 3।
तो सबसे पहले हमें किस फॉर्म में दिया है, हमें इस फॉर्म में दिया है कि x डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है, तो हम ए के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी आइगन वैल्यूज कैसी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज कैसे निकालूंगी, -3 माइनस लैम्डा 4 -2 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 4 टू 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा और ये आ जाएगा प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा आ गया हमारे पास प्लस -1। तो हमारी दो आइगन वैल्यूज आ गई, एक आ गई +1, एक आ गई -1। ठीक है, जब हम लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा आइगन वेक्टर क्या आ रहा है, मेरा आइगन वेक्टर क्या बनेगा, -3 माइनस लैम्डा मतलब -1, 4 -2 3 -1। तो ये मैट्रिक्स बन गई मेरी -4 4 -2 और 2। ठीक है, x1 x2 इज इक्वल टू 0, 0। क्या करते हैं, हम करते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया हमारे पास, क्या इक्वेशन बन गई, -4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस, यानी 4x1 किसके बराबर आ गया, 4x2 के बराबर आ गया, यानी x1 x2 के बराबर आ गया। तो बेसिकली अगर हम जनरल लिखना चाहें तो 1 1 से स्पैन होने वाला जो हमारा आइगन स्पेस बन जाएगा, जो 1 1 से स्पैन होगा। ठीक है, तो 1 1 एक बेसिस वेक्टर बन जाएगा, हमारा आइगन वेक्टर बन जाएगा, नॉन जीरो आइगन वेक्टर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो जब हम -1 रखेंगे तो आ जाएगा -3 माइनस ऑफ -1, तो यानी -3 प्लस 1। तो आ जाएगा माइनस का 2 4 -2 और 3 -1, तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 2x1 किसके बराबर है, 4x2 के बराबर है, यानी कि x1 किसके बराबर है, 2x2 के बराबर है। यानी कि अगर मैं x2 1 रखूँ तो x1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक इससे स्पैन होने वाला जो हमारा स्पेस है वो क्या बन जाएगा, आइगन स्पेस बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा एक बेसिस वेक्टर बन गया। तो हमारा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू -1 हमारा क्या आ जाएगा, 2, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो पी मैट्रिक्स होती है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स पी हमारी क्या बन जाएगी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया हमारा 1 1 और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया 2 1। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारी क्या बन जाएगी, 1 और -1। ठीक है, जब हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या पढ़ा है, देखो अगर हमारी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है, डायगोनलाइजेबल है, तो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या बनता है, पी ए पी इनवर्स इनटू वाई नॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो ए है वो हम कैसे निकालते हैं, ये होता है पी डी पी इनवर्स, पी ई लिखते हैं अभी। ठीक है, पी ई पी इनवर्स। ओके, और ये ई कैसे निकालेंगे, ये ई होता है हमारा ई रेस टू पावर 1 एक्स, यानी ई रेस टू पावर एक्स हो जाएगा 0, ई रेस टू पावर -1 एक्स, यानी ई रेस टू पावर -एक्स हो जाएगा, ये हमारा ई बन जाएगा। ठीक है, तो रखिए पी हमारा आया 1 1 2 1, ई आया हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स 0 0, ई रेस टू पावर -x। पी इनवर्स क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 -2 यानी -1, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 का आ जाएगा 1 1 का आ जाएगा 1, 2 का आ जाएगा हमारे पास -1, ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कीजिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो हमारे पास आ गया -1 2 1 -1 इंटू वाई एट 0, क्या है हमारे पास 1, 2, राइट। तो ये हमें फाइनली क्या दे देगा, सोल्यूशन दे देगा।
चलिए निकालिए क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास -1 और 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 आ जाएगा 3। इसको इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 1 - 2, यानी कि माइनस का 1। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स 0 0, ई रेज टू पावर माइनस एक्स 1 2 1। इसको इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ई रेज टू पावर एक्स, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 1 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली दिस इंटू दिस, यानी 3 ई रेज टू पावर एक्स प्लस, सॉरी -2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया। देन दिस इंटू दिस, यानी 3 ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आ गया हमारा y1 x, और ये आ गया हमारा y2 x। ये हमारा क्या है, फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें कैसे दिया है, हमें सोल्यूशन दिया है इस टर्म में, ई रेज टू पावर एक्स के कोएफिशिएंट अलग कीजिए, ई रेज टू पावर माइनस एक्स के कोएफिशिएंट अलग कीजिए। तो क्या कर सकते हैं हम, तो 3 × 1 1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2/2 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो देखो, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 3 × 1 1 ई रेज टू पावर एक्स एंड -2 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारा आ गया एलपीपी से। इसमें बोला है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 10x रेज टू पावर 1 प्लस 20x रेज टू पावर 2, सब सब्जेक्ट टू x1 जो हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू 36 है, x2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 42 है, x1 प्लस x2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 है। मतलब हमारे पास दो ही वेरिएबल है, उन्हीं में हमें दिया है और हमें मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली ग्राफिकली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ अगर हम देखें तो हमें 36 42, तो हम ले लेते हैं 7 6, 6 12 18 24 30 36 42। ठीक है, ये बोला हमें 6 12 18 24 30 36 42। ठीक है, x1 बोला है लेस देन इक्वल्स टू 36, यानी कि यहाँ x1 इज इक्वल्स टू 36, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 42, यहाँ आ गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 48, यहाँ आ गया हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, और ये हमें बोला है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हम सिर्फ कंसीडर करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 36 बनाइए, x इज इक्वल्स टू 36 हमारी यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला y इज इक्वल्स टू 42 बनाइए, ओहो थोड़ा बड़ा बनाना था, y इज इक्वल्स टू 42 बनाइए तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 36, 42। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोला था कि x इज लेस देन 36, मतलब ये वाला है हमारा अभी। उसके बाद ये बोला था x2 इज ग्रेटर देन 42। ले भाई भला हो गया, ऊपर चले गए हम तो, ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, फिर बोला है x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 48, ये प्लॉट करते हैं। अगर हम x0 रखेंगे, अगर हम x0 रखेंगे तो y 48 आएगा, मतलब 0 पर 48, एक लाइन यहाँ पर 0, 48 और एक यहाँ पर 48, 0। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमारी जो है वो लाइन बनेगी। बन गया।
ठीक है भाई, मान लीजिए 48 बन ही नहीं रही है ये। लास्ट चांस देते हैं इसको। ठीक है, वेरी गुड, यही मानते हैं 48। ठीक है, ये लाइन बन गई। इसमें बोला है कि x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48, मतलब ये वाला रीजन कंसिडर होगा। ठीक है, ऊपर वाला। ओके, अभी हम यहाँ पर हैं। नेक्स्ट हमें दिया है 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं y जीरो रखती हूँ, अगर मैं y जीरो रखती हूँ तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, 30, y जीरो एंड x 30, तो यहाँ पर आ गए हम लोग। अगर मैं x जीरो रखती हूँ तो y आएगा 150, कुछ ऊपर चला जाएगा। कोई और वैल्यू देखते हैं। अगर मैं x को अगर मैं x को 24 रखती हूँ तो 24 5 हो जाएगा 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। ठीक है, 24 पर क्या वैल्यू आ रही है, 30, यानी कि कुछ यहाँ से हमारा ये क्रॉस करके निकलेगी लाइन। ठीक है, ऐसे करके हमारी कुछ ये लाइन जाएगी। ओके, तो बेसिकली, और इसका किस तरफ जाना है, इसका हमें नीचे रहना है, मतलब हमें इस तरफ रहना है। तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो क्या क्या आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, हम यहाँ पर क्या रखेंगे, y की वैल्यू 42 रखिए, कौन सी वाली लाइन में, x प्लस वाई वाली लाइन में। इसमें अगर मैं y की वैल्यू 42 रखूंगी तो ये 6 आ जाएगा, 6,42 है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू 42 रखिए इसमें, तो ये आ जाएगा 150 माइनस 42, ये आ गया हमारे पास 108। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1.6 21.6 कॉमा, क्या आया था, 42। ठीक है, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, 0,48 हमारा एक कॉर्नर पॉइंट है। और एक आगे जाके ये हमारा वाई एक्सिस को कब टच करेगा, ये हमारा वाई एक्सिस को टच करेगा जब एक्स जीरो होगा। तो एक्स जीरो हमने कर दिया तो वाई क्या आ जाएगा, 150। तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 0,1। अब हमें देखना है इसको, इस फंक्शन को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है तो सारे कॉर्नर पॉइंट इसमें रख के देखते हैं, क्योंकि हमारा जो शेडेड रीजन है या जो हमारा ऑप्टिमल रीजन आ रहा है वो क्या आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। तो ठीक है, पॉइंट्स रख के देखते हैं। जब हम 0 150 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम 048 रखेंगे तो हमारे पास 96 जीरो आ जाए, 960 आ जाएगा। जब हम 642 रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा 840, यानी कि आ जाएगा 900। ठीक है, जब हम ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 216 प्लस 4840, तो कितना हो गया, 6 4 और 1 5 8 और 1, ये आ गया हमारा पास 1056। ठीक है, 1 2 3 4 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमने रख लिए हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू हमारी आ रही है 3000, यानी 0,150 हमारा जो है वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। हमें पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है हमारी, 3000 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि लेट x3 माइनस एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू z3x। ये x3 माइनस एक्स प्लस वन कहाँ बिलोंग कर रहा है, z3x में बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या है कि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारे z3 से बिलोंग कर रहे हैं। z3 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 0 है, 1 है और 2 है। जो ये पॉलिनोमियल है इसके जो कोएफिशिएंट है वो 0 1 2 इसी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा वेरिएबल x है, वेयर z3x इज द रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद कोएफिशिएंट इन z3 बोला है इन्होंने। ठीक है, देन द डिग्री ऑफ द फील्ड एक्सटेंशन, ये जो फील्ड एक्सटेंशन है इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, सो z3x बाय f ऑफ x की जो डिग्री है वो
डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो डिग्री ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाती है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाती है। एफ ऑफ एक्स इररिड्यूसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या ये हमारा जो x3 माइनस एक्स प्लस वन है, क्या ये इररिड्यूसिबल है z3x में। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किसका है, 2 या 3 डिग्री का अगर होता है तो हम कैसे चेक करते हैं रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी। हम जो Z3 है उसके जो पॉइंट्स हैं 0 1 2 वो रख के इसमें देखेंगे। अगर कोई सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारे पास एक इरिड्यूसिबल फैक्टर इसका मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारा इरिड्यूसिबल नहीं होगा उस केस में, अगर हमारा कोई 0 1 2 में से इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाता है मतलब जीरो वैल्यू दे देगा, इसकी जीरो बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो जीरो हम रख के देखते हैं, x³ माइनस एक्स प्लस वन में जब हम जीरो रखेंगे तो वन आ रहा है, और जब हम जीरो रखेंगे तो वन आ रहा है, जब हम वन रखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 + 1 2 माइनस वन, तो वन आ रहा है। जब हम x2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -2 यानी 6 हो जाएगा, +1 यानी 7 हो जाएगा। 7 × 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में हमारा जीरो नहीं आ रहा, कोई भी इसकी जीरो नहीं बन रहा है, मतलब ये जो है हमारा इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है Z3x पर। अगर ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, जो कि हमारी क्या है, 3। ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा होता कि हम इसको रिड्यूस कर पाते, सपोज मान लीजिए मैंने इसको x+1 और x² + x+1 में इसमें इसको मैं रिड्यूस कर पाती, अगर मैं इसको ऐसे रिड्यूस कर पाती तो ये हमारा फील्ड ही नहीं बनता, क्योंकि Z3x बाय आइडियल जनरेटेड बाय मैक्स बाय एन इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जब होता है तभी हमारा क्या बनता है, एक फील्ड बनता है। ये रिजल्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रही है। देखो, Z3x बाय आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि आप पॉलिनोमियल लोगे एफ ऑफ एक्स जो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, Z3x में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, एंड मतलब जिसके कोएफिशिएंट कहाँ से आ रहे होंगे, Z3 से आ रहे होंगे, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, एफ सेम ही ले लिया, चलो दूसरा जी ऑफ एक्स ले लीजिए। तो बेसिकली इसमें कैसे एलिमेंट जा रहे होंगे, GX प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स करके ऐसे हमारे जा रहे होंगे। तो GX जो होगा वो एक पॉलिनोमियल है जिसके कोएफिशिएंट Z3 से आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि डिवीजन एल्गोरिदम होता है पॉलिनोमियल्स के लिए भी, क्या कहता है कि GX को जो मैं एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास एक QX आएगा और एक मेरे पास रिमाइंडर का पॉलिनोमियल आएगा R। ठीक है, और डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर होगा, डिग्री ऑफ RX जो होगी वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ है, याद है सभी को। तो डिग्री ऑफ RX जो है वो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स के कम होगी। अब जी ऑफ एक्स प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स है, तो दोनों तरफ जब हम ये चीज लगाएंगे प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स, तो ये वाली जो चीज है ये तो एफ ऑफ एक्स इंटू समथिंग है, दिस इज द पॉलिनोमियल फ्रॉम Z3x। ठीक है, तो ये तो हमारा आइडियल में चला ही जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GX प्लस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है आर एक्स प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। अब जो आर एक्स है उसकी डिग्री डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स से कम है, एफ ऑफ एक्स की डिग्री है x³, तो आर एक्स हमारा क्या हो सकता है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, इन जनरल। ठीक है, या कांस्टेंट हो सकता है। तो हम इन जनरल मान लेते हैं कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इन जनरल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का दिखेगा प्लस आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स। इस टाइप का हमारा जो ये है जनरल एलिमेंट इसका, वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो a है, b है, c है, a b और c ये किससे बिलोंग करेंगे, ये हमारे Z3 से बिलोंग करेंगे। तो हमारे पास कितने अननोन है, 3 अननोन है। कितने अननोन है, 3 अननोन है। तो बेसिकली
ये स्पेस जनरेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा एक तो 1 + f(x), ये हमारा बेसिस बनेगा। देन हमारा x प्लस ये चाहिएगा। देन हमें एक x² प्लस ये चाहिएगा। ये हमारे जो है ये तीन क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। और ABC हमारे कहाँ से, Z3 से आ रहे हैं। ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं इसको लिख पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फील्ड बन गई, बिकॉज f(x) इरेड्यूसिबल था और आइडियल जनरेटेड बाय f(x) मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर i हमारा मैक्सिमल आइडियल है तो r/i हमारा क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। तो ये एक फील्ड है, इसकी एक्सटेंशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं Z3 पर। तो हम देखेंगे कि जेड इसकी जो बेसिस है उसमें कितने वेक्टर्स आ रहे हैं, उसमें हमारे पास 3 आ रहे हैं। वही हमारी क्या बन जाएगी, डिग्री की ऑफ फील्ड एक्सटेंशन बन जाएगी, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमने f(x) के लिए किया, आप इन जनरल भी देख सकते हो। अगर हमारा डिग्री ऑफ r(x) हमेशा डिग्री ऑफ f(x) से कम आएगा। ठीक है, अब r(x) की जो डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी +1 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, ABC Z3 पे जो डिपेंड करे, Z3 से जो वैल्यू लेंगे, ठीक है, बेस फील्ड से जो वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्लियर है।